नरेंद्र मोदी साहब की कुछ मीटिंग्स आ गई हैं, उन्हें 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है। आप चाहें तो वेट कर लें या फिर किसी और दिन अपॉइंटमेंट लेके आने की कोशिश करें। अगर किसी के सामने ये ऑप्शन हो तो कोई बेवकूफ़ ही वेट नहीं करेगा, और ये बेवकूफ़ी मुझसे और मेरे दोस्त से हुई साल 2007 में। आज 18 साल बाद ये कहानी जब मैं याद करता हूँ तो अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी तो आती है, लेकिन ये बात भी समझ आती है कि वो क्या बात है जो नरेंद्र मोदी को बाकी सारे नेताओं से अलग बनाती है। दिस इज माई मोदी स्टोरी। तो 18 साल पहले जब मेरे सर पे बाल ज्यादा और शरीर पे चर्बी कम थी, तब मैंने और मेरे एक दोस्त को एंटरप्रेन्योरशिप की सूझी। हम IIM अहमदाबाद के MBA के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स थे। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज दिमाग में थे। उनमें से एक था कंसल्टिंग कंपनी शुरू करने का, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मदद करेगी। हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि राज्य सरकारें इस तरह के छोटे इकाइयों के लिए कई प्रोग्राम्स चलाती हैं, तो हो सकता है हमें वहां भी कुछ काम मिल जाए। तो हमने सारे राज्य सरकारों को ईमेल लिख डाले कि हम MBA स्टूडेंट्स हैं, कुछ करना चाहते हैं, समाज का भी भला करना चाहते हैं, तो जरा हमारी बात सुन लें। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी हमने ऐसे ही ईमेल दे मारे, थोक के भाव, इस आशा में कि कहीं से किसी का कोई जवाब तो आएगा। जवाब आया सिर्फ एक जगह से, गुजरात CMO से। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने हमें सेक्रेटेरिएट बुलाया मिलने के लिए। फरवरी का महीना था, तब अहमदाबाद में इतनी गर्मी नहीं रहती। हम एक ऑटो रिक्शा लेकर वहां पहुंच गए कि पैसे भी कम लगेंगे और पसीने से कपड़े खराब होने का डर भी कम रहेगा। 3 लेवल की सिक्योरिटी चेक के बाद हम पहुंच गए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस। इसके पहले भी 1-2 बार हमारा रास्ता सरकारी ऑफिस से पड़ा था, लेकिन ये ऑफिस उन सभी से काफी अलग था। सिर्फ सिक्योरिटी के कारण नहीं, सफाई के कारण, और लगभग सभी के पास नए जमाने के कंप्यूटर या लैपटॉप थे। खैर, पर्सनल सेक्रेटरी टू द CM ने हमें ऑफिस में बिठाया, हालचाल पूछा और फिर बताया कि बॉस यानी नरेंद्र मोदी का उनको साफ संदेश है कि कोई उत्सुक युवा अगर सरकारी कामकाज या पब्लिक पॉलिसी में दिलचस्पी दिखाता है तो उससे जरूर बातचीत हो, और कोशिश हो कि वो खुद यानी नरेंद्र मोदी खुद ऐसे युवाओं से बात कर पाए। फिर उन्होंने कुछ किस्से बताए कि नरेंद्र मोदी ने जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो टेक्नोलॉजी और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कई सारी चीजें सॉल्व की थी। एक छोटा सा किस्सा उन्होंने एक अंधेरी गली या कॉरिडोर का बताया जहां कुछ दलाल टाइप लोग घुमा करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बस वहां CCTV और बड़ी लाइट्स लगा दी, जिसके बाद वहां पे होने वाली दलाली की कोशिशें भी रुक गई। ये तो छोटी बात थी, और भी कई सारी बड़ी चीजें उन्होंने बताई, जिनमें से कुछ तो हमारे पल्ले पड़ी भी नहीं। उन्हें अपना काम भी करना था। उन्होंने हमें फिर कहा कि आप वेट कर लो। फिर उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री विधानसभा में कहीं व्यस्त हो गए हैं। तब उन्होंने हमें वो ऑप्शन दिया जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि या तो हम 1-2 घंटे और रुक जाएं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर बाद में आएं, और हम मूर्खों की तरह निकल लिए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त एक वेबसाइट बनाने में व्यस्त हो गए जिसका नाम था क्रिकेट स्टॉक एक्सचेंज। हमारा राज्य सरकारों के साथ काम करने का ये जो प्लान था वो धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि हमें क्रिकेट स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा मज़ा आने लगा। वो एक गेमिंग वेबसाइट थी बेसिकली, और एक ही महीने बाद 2007 में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होना था। लेकिन याद रहे कि 2007 में ही गुजरात के विधानसभा चुनाव भी होने वाले थे। 2002 में नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों से पैदा हुए पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में जीतने का इल्जाम लगा था, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि 2007 में तो वो हारेंगे ही। 2002 के बाद से ही कांग्रेस इकोसिस्टम के इंटेलेक्चुअल्स ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे थे कि जहां गुजराती समाज पर एक तरह का दबाव पैदा हो कि अगर उन्होंने मोदी को नहीं हराया तो उन पर फासिस्ट और कम्युनल होने का मुहर पक्का हो जाएगा। 2007 का चुनाव मोदी के लिए एक लिटमस टेस्ट था। कांग्रेस के लिए 2007 में मोदी को हराना कितना जरूरी था वो इस बात से ही साफ हो जाता है कि उसी साल सोनिया गांधी, जो उस वक्त सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। और ये सारी चीजें 2002 से ही साफ थी कि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम गुजरात दंगों को यूज करके ही मोदी को हराने की कोशिश करेगा। आज 18 साल बाद जब मैं इस बात को याद करता हूं तो ये रियलाइज होता है कि इस माहौल में भी नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं सिर्फ राजनीति या चुनाव नहीं था। उनके करीबी लोगों का फोकस इस बात पे था कि गवर्नेंस में सरकार के बाहर बैठे लोगों की काबिलियत का वो कैसे इस्तेमाल करें, भले ही वो लोग MBA स्टूडेंट से क्यों ना हो। एक चुनावी साल में नेताओं और सरकारों का फोकस होता है कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए,
लेकिन नरेंद्र मोदी का फोकस था युवा टैलेंट्स को सरकार के साथ कैसे जोड़ा जाए, और ये जानते हुए भी कि चुनाव हारे तो सरकार तो बदल सकती है और फायदा दूसरी पार्टी ले जा सकती है। और शायद यही सोच है जिससे वो न सिर्फ सरकार ढंग से चला पाते हैं बल्कि चुनाव के बाद चुनाव भी जीतते हैं। और आज 75 साल की उम्र में भी वही फोकस है, वही जज्बा है। सो हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एंड हियर इज टू मेनी मोर।